सीपीआईएम की, और उन्होंने आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर जो आप पर लगा रहे हैं? इसमें एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, एक कोई विनय शर्मा एडवोकेट है, उसने एक पुलिस थाना छोटा शिमला में कोई कंप्लेंट फाइल की है। उसकी कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है। उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने एक 3 एकड़ लैंड जो है वो किसी से ब्राइब के तौर पे ली है। यही मोटे तौर पे उसका एलिगेशन है। तो जब इसके विषय में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 3 एकड़ लैंड जो मैंने ली है, ये ये लैंड की परमिशन उसने कहा है कि सरकार से नहीं ली गई। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी परमिशन सरकार से जुलाई 2025 में ली गई है, जबकि मैं मुख्य सचिव भी नहीं था और पिछले मुख्य सचिव ने दी है। ठीक है। तो और मैं 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव बना हूँ, और ये जो कोई भी फाइल जो मेरे सामने आई है मुख्य सचिव बनने के बाद आई है, तो इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि जमीन तो बहुत पहले खरीद ली गई थी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो, इसलिए इसको ये कह नहीं सकते कि ये जो जमीन जो खरीदी है ये किसी किसी का चेस्टर हिल वाले का काम करने के लिए के एवज में ली गई है, क्योंकि ये तो बहुत पहले खरीद ली। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि बहुत सस्ती ले ली गई है, तो सस्ती के बारे में ये कहना है कि ये कलेक्टर रेट वहाँ पे जो है, मैंने आपको भेज दिया है। कलेक्टर रेट वहाँ का 1 करोड़ 10 लाख है, और मैंने 1 करोड़ 38 लाख की खरीदी है ये। तो इसलिए कलेक्टर रेट से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी नियम कानून की वायलेशन नहीं है। ठीक है। और जहां तक इन्होंने मेरे पे एलिगेशन, इसका सोर्स ऑफ फंड पूछ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड मैं बता दूं, 75 लाख रुपए मैंने अपने जीपीएफ से जून 2025 में ड्रॉ किया है। उसकी कॉपी भी मैंने आपको भेज दी है। उसमें मैंने 75 लाख रुपए ड्रॉ किया है, उसके उससे मैंने ये परचेज किया। नंबर, इन्होंने एक सेक्शन 13(1)(d) के लगाया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट में, जो कि आज की डेट में 13(1)(d) एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टैट्यूट से ये डिलीट हो चुका है। तो एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है, और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहां पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको, काफी लोगों को, मेरे हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहां पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 एफआईआर कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व सीएमडी आरडी धीमन का भी था इशू, और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर। ठीक है ना। तो वो दोनों की एफआईआर, 2 एफआईआर ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है। ठीक है। और वो मैटर अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। एक गिलवर्ट इस्पात का है, जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है, और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई, कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहां तक मेरी सूचना है उसमें आरडी धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से जबरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया, तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे एससी से जबरदस्ती और डायरेक्टर से जबरदस्ती आरडी धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है, ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं, और वो वकील जो है बाकी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सीपीएम हो, उनको अधूरे तथ्य दे के कंफ्यूज कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टी को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। दूसरा इशू यह है कि अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने बीजेपी के शक्ति जी के प्रश्न पे बोला था कि जहाँ कहीं भी डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं उनको ना तो एक्सटेंशन दी जाएगी, और ना ही जिनकी दे दी गई है उनकी कैंसिल की जाएगी। उसमें हमने पत्र विजिलेंस यहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री के आश्वासन पे इशू कर दिया है। और हम
इसी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि दीवान और ये प्रबोध सक्सेना कहीं विजिलेंस, सीबीआई और ईडी में फंसे हुए हैं, तो ये सब प्रपंच रच रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि कहीं इनको एक्सटेंशन ना मिल जाए या इनको कहीं और फ्रेश अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। इसलिए ये एक दुर्भावना की से प्रेरित होकर चारों तरफ ये कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। ये मेरा क्लियर वो है। और मैंने जो है उसके ऊपर, और इसको मैं बता दूं कि प्रबोध सक्सेना की इंटीग्रिटी डाउटफुल है। इसकी ऑर्डर हमने विजिलेंस ब्यूरो, सॉरी, पर्सनल डिपार्टमेंट ने पावर डिपार्टमेंट को पहले भी दे रखा है कि ये इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ये दे रखा है। और आज मैंने राकेश कंवर जी को बोला है कि इस इशू को मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का आश्वासन है कि ऐसे लोगों को किसी भी पोस्ट पर रिटायरमेंट के बाद नहीं लगाया जाएगा और जिनकी हो गई उनकी कैंसिल की जाएगी। तो आपका कहना है कि अधिकारी ही अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हाँ। तो इससे आगे इतना गलत मैसेज आप समझते हैं कि और अधिकारी नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैंने पहले दिन ही बोला था आके कि भाई मेरा छोटा पीरियड है और मेरी कोशिश, सारे अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, मैंने पहली मीटिंग में अधिकारियों को ये बोला था कि ये जो पिछला लोगों ने माहौल खराब कर दिया है, और ना केवल माहौल खराब कर दिया है, आईएएस अफसरों की जो मतलब इंटीग्रिटी पे झूठे डाउट लगा लगा के आपस में लड़ लड़ के बिल्कुल पोजीशन खराब कर ली है, तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी गुटबाजी में नहीं पड़ूंगा। आप पूछ भी सकते हैं लोगों से कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता। और जहाँ तक संभव हो किसी भी गरीब आदमी का काम जो है बगैर सिफारिश के भी करने का प्रयास करता हूँ। और किसी की फाइल एक सेकंड भी रुकती नहीं है मेरे पास। और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि किसी को भी बगैर सिफारिश आदमी वाले का भी काम टाइम से हो। सर, एक तो प्रश्न उठ रहा है, वाइलेशन हुई है चेस्ट हिट में 118 की, एसटीएम की जांच रिपोर्ट है, सीपीएम ने भी उठाया है। और दूसरा, नगर निगम सोलन का जो फैसला था इस चेस्ट हिट को लेकर, आपने उसमें कोई फैसला लिया है, जबकि सीपीएम का ये कहना है कि एक्ट के मुताबिक आप उसमें फैसला नहीं दे सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही उसमें जो है इंटरवीन कर सकता है। तो इस पर क्या स्पष्टीकरण? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक हायरार्की बनी हुई है सर्विस में कि इसी केस में मैं आपको बताऊं, चेस्टर हिल में तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी थी वो उसमें लिखा था कि कोई वायलेशन नहीं है। हायर अथॉरिटी को उसको ओवररूल, उसको का व्यू डिफरेंट हो सकता है किसी भी इशू पे। एसडीएम का व्यू ये था कि तहसीलदार की रिपोर्ट गलत है, यही है ना। तो उसने कहा कि नहीं, केस मतलब कि वायलेशन हुई है। अब टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इसको फैसला करने की? वो है डिप्टी कमिश्नर। और वो एक क्वाजी जुडिशियल फ्रेमवर्क में इसको डिसाइड करता है। सरकार के पास ये इशू आया, सरकार ने, मैंने ऑब्जर्वेशन दी, वो मेरी ऑब्जर्वेशन भी डीसी को मैंने भेजी है, उस पर कोई फैसला नहीं किया है। डिसाइडिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है और उसकी भी अपीलेट अथॉरिटीज हैं। डीसी का ऑर्डर अगर किसी कोई ग्रीवांस है तो वो कमिश्नर के पास जाएगा, फिर एफसी के पास जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मेरी कोई अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, आप अगर चेक पत्र को पढ़ेंगे जो मैंने भेजा है, जो उसने कागज लगाए हैं कंप्लेनेंट ने, उसमें भी मैंने ऑब्जर्वेशन दी है, कोई मैंने फैसला नहीं, ये नहीं बोला डीसी को कि आप इसको कंक्लूड कर दो। तो ये हायरार्की है, हर आदमी का लीगल व्यू अपना अपनी नॉलेज के हिसाब से होता है। और कोई भी हायर अथॉरिटी अगर इस तरह से देखें तो जितने भी ऑर्डर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स के सेट असाइड करती है, तो यूं तो एलिगेशन हर हर ऑर्डर पे लग जाएगा कि जी इन्होंने एक्सटेनियस कंसिडरेशन से किया है। ये तो हायर अथॉरिटी बनाई ही इसलिए गई है कि उसका व्यू नीचे वाली अथॉरिटी से डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक हायरार्की का है। यहाँ तक नंबर 2 आपने बोला नक्शे पास करने वाला। नक्शे पास करने वाला जो इशू है ये मेरे से मच पहले से चल रहा था और ये चल रहा था। ये इस पे फैसला हमारे मेरे देवेश कुमार जी ने किया था और देवेश कुमार जी का फैसला कमिश्नर ने वायलेट किया, उसको रिटन ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए वो पार्टी फिर मेरे पास आई कि भाई देवेश कुमार जी का ऑर्डर या तो चैलेंज होना चाहिए हाई कोर्ट में या फिर मानना पड़ेगा कमिश्नर को। दो ही सोल्यूशन है उसके पास। वो ये नहीं कह सकती लेडी कि वो मैं इसको नहीं मानूंगी। नहीं मानना है तो उसको हाई कोर्ट में उसको ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, वो फिर पार्टी आ गई। तो हमने तो यही बोला कि जो जो पीछे देवेश कुमार जी ने ऑर्डर किया था
उसको आपको मानना पड़ेगा। तो देवेश कुमार जी के ऑर्डर को हमने उसको कहा इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक। हाँ। हाँ, आरडी धीमान का जैसे मैंने बताया, उनके 2 केस मैंने बिजली बोर्ड से हुए और मैं ही कंप्लेनेंट हूँ उस केसेस में। उसमें एक गिलबर्ट इस्पात का है जिसमें उन्होंने रेगुलेटर के ऑर्डर के बावजूद किसी की 11-12 करोड़ रुपए बिजली का बिल को डेफर कर दिया इलीगली, और जिसकी वजह से वो उसने पेमेंट भी नहीं दी और उसका बिजली कनेक्शन जोड़ दिया, और वो 12 करोड़ हमारे बटे खाते में चले गए। दूसरा, 130 करोड़ की कुनिहार नालागढ़ लाइन बनाई जो कि रेगुलेटर ने अप्रूव नहीं करी, और जो कंडीशंस ले डाउन करी थी रेगुलेटर ने उनको नहीं माना। उससे क्या हुआ कि वो गलत बन गई, उस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, और जिसके कारण हमको उसका बिजली बोर्ड को उसका जो खर्चा हमको अलाउ नहीं किया गया, जिससे कि बिजली हमको महंगी महंगी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको महंगी देनी पड़ी हमको। तो इससे रेगुलेटर का ऑर्डर बिजली बोर्ड पर बाध्य है, और नहीं तो फिर हमको अपने खर्चे से डालना पड़ता है, और वो उसका खर्चा नुकसान में जाता है बिजली बोर्ड का। हमारा बिजली बोर्ड का नुकसान का कारण ही इस तरह का डिसीजन था। पिछले साल जो हमने किया, हमने रेगुलेटर से जो ऑर्डर करा के ही अब खर्चे किए, तो हमको उसका कंपनसेशन मिला, और जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ जब तक मैं रहा। तो ये इशू है। प्रबोध सक्सेना का तो केस सीबीआई में चल ही रहा है, उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशूड है भारत सरकार द्वारा। 330 करोड़ का मसला है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशूड है, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। पर्सनल डिपार्टमेंट ने भी उसकी इंटीग्रिटी यहाँ से डाउटफुल की हुई है। उसके पेंशन के पेपर भी उसकी प्रोविजनल उसकी पेंशन नहीं बन पाई है अभी तक, डिस्पाइट उसने भी कहीं कहीं से प्रेशर डाला हुआ है, उसके बावजूद भी पेंशन नहीं बन पाई है। अब उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो उसके बारे में सीएम साहब ने बोला है कि इस तरह के जो इरेगुलर डाउटफुल इंटीग्रिटी वालों की होगी उनको कैंसिल किए जाएंगे। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को टेक कॉल कर है, उन पर होना चाहिए। अब ये तो मुख्यमंत्री जी देंगे, और विपक्ष वाले जो और सीपीएम वाले और ये बीजेपी वाले को सीएम साहब ने उस दिन बोला था हाउस में, आप लोग भी थे, मैं भी था, कि आप मुझे कोई भी नाम इस तरह का देंगे जिसमें जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जिसको मैंने एक्सटेंशन गलती से दे दी है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं तुरंत क्वेश्चन कर दूंगा उसको। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो बीजेपी वालों ने माननीय मुख्यमंत्री को इनका केस नहीं भेजा है। अगर वो बीजेपी वाले मेरे पे उंगली उठा रहे हैं तो सत्ती जी ने ही ये प्रश्न उठाया था, उसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था। सत्ती जी ने मेरे खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर ये सत्ती जी उनका नाम भेजेंगे प्रबोध सक्सेना का मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। अगर लिख देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। और संजय जी, आपने सरकार के 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहे अधिकारियों का नाम लिया है, ऐसे में आपको मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर डाउट है, क्योंकि दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्राइम पोस्टिंग दी है, अब प्रबोध सक्सेना को भी। और तो मुख्यमंत्री जी को पूरी डिटेल लीगल नॉलेज नहीं होती, मतलब इतनी गहराई से नॉलेज नहीं होती है किसी फैक्ट की। और वो पिछले जो मुख्य सचिव थे, ना तो उन्होंने आरडी धीमान के बारे में फाइल पर ऐसी चीज़ों को लाया और ना ही अपने केस में लाया। तो ये तो खुद भी कॉन्शियस होती है एक अधिकारी की कि वो मुख्यमंत्री को जब ऐसे अपॉइंटमेंट ला रहा है तो फाइल पे लाए, उसको फिर मानना ना मानना तो मुख्यमंत्री को ओवर रूल करने की पावर तो हर चीज़ में होती है, पर मुख्यमंत्री को बताओगे ही नहीं नियम कानून। नियम कानून पढ़ने का तो काम हमारा है। नियम कानून अगर तो मुख्यमंत्री की थोड़ा ना डोमेन का है, अगर तो हम एडवाइजर हैं सरकार के, हम नियम से बताएंगे ना कि क्या है। हाँ, उनको नॉलेज में ही नहीं लाए, उनको बताया ही नहीं है। मैंने राकेश कंवर जी को ये भेज दिया है कि इसकी इसकी कैंसिल की जाए, ये इशू मुख्यमंत्री के सामने लाया जाए। यहाँ तक प्रबोध सक्सेना का इशू है, क्योंकि अभी लेटेस्ट चिट्ठी निकाली है हमने, मैंने आपको भेज, लेटेस्ट चिट्ठी आई है ये हमारी। अभी हमने 5 मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, मैंने 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसके एक आध दिन के बाद हमने दिया है। लेटर इशू हो गया पर्सनल डिपार्टमेंट से। तो अब उनके सीएम साहब क्योंकि बिजी हैं ये है, और अब ये लोग भी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें, मतलब कि तो बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट से एक वकील को, और वकील भी ऐसे सेक्शन लगा रहा है जो कि स्टैट्यूट का पार्ट ही नहीं है, अबॉलिश हो गया है 2018 में, वो सेक्शन के तहत कार्रवाई करने के लिए भेज रहा है। तो बस ये है कि चीप पब्लिसिटी और बदनाम करना,
ताकि ये इनके को भी आप कोई मानहानि का ये अभी करेंगे, इसके लिए बहुत टाइम अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। है ना। इसके लिए टाइम की कोई सीमा नहीं है, 1 साल का टाइम होता है इसको करने के लिए, अप्रोप्रिएट टाइम पर करेंगे। पर ये है कि भ्रामक जो है, ये इसलिए बोलना मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को मिसलीड कर रहे हैं, ऑपोजिशन को मिसलीड कर रहे हैं, आम जनता को मिसलीड कर रहे हैं। तो ये उनकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर सीपीएम को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। कोई उनको मेरे से कोई दुश्मनी तो है नहीं, उनको गलत फीड कर दिया तो उन्होंने भी गलत चीज़ उठा दी है। देखने में तो ऐसा लगता है ना कि क्योंकि 1600 करोड़ का नाम ऐसा ले लेते हैं तो हर आदमी को ध्यान अट्रैक्ट करता है ना, वो ऐसा है ना, ठीक है ना। और जो दूसरा जो है, और हाँ एक चीज़ और बोलनी थी, ये जो लैंड डील के बारे में जिसके बारे में बोल रहे हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये लैंड डील जो हुई है बहुत साल पहले की है, जो इन्होंने करी है चेस्टर हिल वालों ने। इसमें तो तब मैं ना मैं कहीं रेवेन्यू में था, ना मैं कहीं था, मैं तो कहीं एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें मेरा क्या रोल हो सकता है, ठीक है ना। तो उस समय अगर इन्होंने कोई गलती की है तो वो डीसी साहब देख रहे हैं, डीसी साहब अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये जो कहा जा रहा है कि डीसी को रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है। डीसी भी नियमों से बंधे हुए हैं, डीसी अपनी कार्रवाई इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसकी क्या अपीलेट चैनल है वो मैंने आपको बताया। उसके ऑर्डर का फिर कमिश्नर, एफसी अपील, और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पूरे 5 चैनल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और ये रेरा से अप्रूव्ड है, बाल्दी साहब ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो ये बाल्दी साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि ये जब अगर इतनी हेरा फेरी थी और ये जॉइंट एग्रीमेंट वगैरह वगैरह इस तरह के थे, तो ये रेरा से ये अप्रूव कैसे हुआ ये, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर ये गलत है, अगर इनके एलिगेशन सही हैं, मेरे तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल, मेरा तो एक बार मेरे पास 1 दिन के लिए फाइल आई है सिर्फ। ये नक्शों का इशू जो है मैंने आपको बताया, ये तो पहले से ही ऑर्डर मेरे से ज्वाइन करने से पहले ही देवेश कुमार जी ने कर दिया था। अब देवेश कुमार जी का ऑर्डर है वो खड़ा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसको क्वेश्चन नहीं किया है। तो इनकी अगर तो कमिश्नर को या तो माने या कोई चैलेंज करे, जब उसने चैलेंज नहीं किया तो उसको मानना पड़ेगा। तो जब वो नहीं मान रही है तो फिर वो पार्टी आई, तो हमने फिर उसको बोला कि जी देवेश कुमार जी ने बोला है, उसको आपको मानो उस ऑर्डर को। तो बात इतनी सी है, तो इसको, है ना। थैंक यू।